गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल पढ़ा था सारणिक के बारे में, डिटरमिनेंट्स, है ना। और इसमें पढ़ा था कि सारणिक होता क्या है, और इससे रिलेटेड पढ़ा था कि सारणिक का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो हमने सारणिक का मान ज्ञात किया था 1/1 का, 2/2 का और 3/3 का। तो तीनों क्रम के हमने सारणिकों के मान ज्ञात करने सीखे थे। फिर हमने आपको बताया था कि 1/1 का जो सारणिक है ना, उसका मान ज्ञात करते हैं सिंपल ही तरीके से। जो अवयव होता है वो उसका खुद ही मान कहलाता है। 2/2 में विकर्ण के गुणा कर लेते हैं और फिर नीचे वाले विकर्ण को घटा देते हैं। 3/3 के में भी बताया कि R1 के अनुदिश किस तरह से उसका मान निकाला जाता है। अब हमने कल कहा था कि इसके अलावा एक और है कि जब हम तृतीय क्रम के, तृतीय कोटि या क्रम एक ही बात है ना, तृतीय क्रम के सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, है ना, तो एक शॉर्टकट बताया था सारूस नियम, है ना। मान सारूस विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, है ना, सारूस विधि। अब ये सारूस विधि क्या है, ये देखो इसे समझना इंपॉर्टेंट है ना। कभी कभी क्या है, शॉर्टकट या छोटे सवाल करने के लिए इस विधि का प्रयोग कर लेते हैं। तो सारूस नियम में क्या है, मान के चलो आपके पास एक सवाल दे रखा है 2 3 4 1 2 0, है ना, 4 3 2, ये एक आपका सारणिक है। इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो अगर हम पहले वाले तरीके से ज्ञात करें तो देखो पहले 2 लिखेंगे, फिर इस 2 पर आने वाली रो और कॉलम हटा देंगे, ये उपसारणिक बनाए, मतलब ये जो भी सारणिक बच जाएगी वो बनाएंगे। फिर माइनस लगा के 3 लिखेंगे, फिर प्लस लगा के 4 लिखेंगे। ये वाला तरीका था। चलो मैं पहले वही वाले तरीके से करता हूं। तो अगर हम लिखेंगे, इसका आंसर लिखें, है ना, तो ये आ जाएगा 2 भाग और फिर आपका सारणिक बनेगा 2 0 3 2। ये समझ में आया ना कैसे बनेगा। इस 2 पर आने वाली रो और कॉलम मैंने हटा दी, जो सारणिक बची वो यहां लिख दी। फिर क्या लिखेंगे, -3। अब इस -3 पर आने वाली रो और कॉलम को हटा देंगे, क्या बचेगा, 1 0 4 2। फिर लिखेंगे +4। अब इस 4 के ऊपर आने वाली रो और कॉलम हटा देंगे, क्या बचेगा, 1 2 4 3। एक बार दोबारा से समझो इस सवाल को, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका तो सीधा सीधा सा हल पता है हमें 2/2 की सारणी के लिए। तो 2 दूनी 4, माइनस के 0, 3 की 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, माइनस के 3, 2 एकम 2, माइनस के फिर 0, फिर +4, 3 एकम 3, -4 दूनी 8। इसे सॉल्व करो तो 4 दूनी 8, फिर 3 दूनी माइनस के 6, फिर 3 में से 8 घटाओ माइनस के 5 और माइनस के 20, ये कितना हो गया 26, तो माइनस के 18। ये आपके आंसर आ गए सारणी के। ये तो था हमारा पहला वाला तरीका, ठीक है, कि हमने R1 के ये जो पहली रो थी इसके अकॉर्डिंग इसका मान निकाल दिया। अब देखो यही आंसर अगर मैं इसके आंसर लिख देता हूं, उसका मान कितना है, -18। अब मैं इस सवाल को सारूस विधि से करता हूं। तो आप इस विधि को ध्यान से समझें कि ये विधि क्या है और कैसे इसे हल करना है ना। इसका अवयव लेके A B C लेके बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप तो सीधा समझे इस सवाल को। तो देखो मैं क्या करूंगा कि ये जैसी सारणी लिख रही है ये एज इट इज उतार देंगे। 2 3 4 1 2 0 4 3 2, ये उतार दी मैंने यूपी, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपकी पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम है ना। तो ये 2 कॉलम वापस से और लिख दो, 2 1 4 और फिर लिख दो 3 2 3। मैंने दोबारा से यही कॉलम लिखी। देखो C1 C2 C3, फिर मैंने वापस से C1 C2 यानी 5 कॉलम बना लिए। ये समझ में आया। जो भी आपको सारणी दे रखी है उसके दोनों कॉलमों को दोबारा से लिखना है, ठीक है, समझ में आया सबके। अब पहले अवयव से एक विकर्ण बना लो, ये विकर्ण बन गया एक, ठीक है। फिर दूसरे अवयव से एक विकर्ण बना लो, ये बन गया। फिर तीसरे अवयव से एक विकर्ण बना लो। देखो एक विकर्ण में 3 3 अवयव मिलेंगे, 3 3 अवयव, ऐसे 3 विकर्ण बना लो। समझ में आया। चलो दोबारा सुनो, जो भी आपको सारणी दे रखी है उसे एज इट इज उतारेंगे, उसके दोनों कॉलमों को फिर लिख देंगे आगे चल के, है ना। C1 और C2 को दोबारा से लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर पहले अवयव से क्या बनाने हैं, विकर्ण। तो मैंने 3 विकर्ण बनेंगे 3 अवयवों के। ये तो 2 अवयव हैं, विकर्ण नहीं बना, ये भी नहीं बना। तो मैंने यहां से पहले अवयव से बनाया 3 विकर्ण, ठीक है। अब तीनों विकर्णों को गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख दिए। फिर प्लस दूसरे विकर्ण को जोड़ देते हैं, प्लस दूसरा विकर्ण कितना है, 3 इंटू 0 करो कितना आएगा, 0, 0 को 4 से गुणा करो 0, ये 0। फिर प्लस तीसरा विकर्ण, 4 एकम 4 किया 12। ये समझ में आया क्या आपके सबके। देखो 2 2 2 तीनों को गुणा करके लिखेंगे, फिर प्लस दूसरा विकर्ण प्लस तीसरा विकर्ण, सबके समझ में आया।
चलो इतना लिख देना, ये ब्रैकेट में, फिर लगाना है माइनस, क्या लगाना है माइनस। अब की बार नीचे से विकर्ण बनाने हैं, कहां से विकर्ण बनाने हैं, नीचे से। देखो ये तो विकर्ण बनेगा, ये विकर्ण बनेगा, ये नीचे से विकर्ण बनाएंगे। ये विकर्ण गया नीचे का एक, है ना, ये गया नीचे का विकर्ण दो, ये गया नीचे का विकर्ण तीन। कितने विकर्ण बने नीचे से भी, तीन। समझ में आया, ऊपरी विकर्ण माइनस निम्न नीचे के विकर्ण, ठीक है, नीचे से तीन विकर्ण बने, एक दो तीन। तो अब इन तीनों की फिर से गुणा करो, 4 दूनी 8 चौक 32, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, और 3 इंटू 0 इंटू 2 जीरो, क्योंकि 0 से किसी भी अवयव को गुणा करो फिर 0 है। फिर 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, ये प्लस के 6। ये समझ में आया, दोबारा समझो। देखो ये आपके जो नीचे के तीन अवयव थे, इन तीनों अवयवों से तीन विकर्ण बनेंगे, पहला विकर्ण, दूसरा विकर्ण, तीसरा विकर्ण। इन तीनों को भी सेम गुणा करके आपस में यार ध्यान लिख देना है, पहला विकर्ण प्लस दूसरा विकर्ण की गुणा प्लस तीसरे विकर्ण की गुणा, ठीक है, ब्रैकेट लगा लिया, इधर भी ब्रैकेट लगा लिया। ये ऊपरी तीनों विकर्णों की गुणनफलों का योग है, ये निम्न तीनों विकर्णों के गुणनफलों का योग है। इन दोनों का जो अंतर आएगा वही आपका सारणिक का मान भी आएगा। देखो कितना आएगा, 12 और 8 कितना हो गया 20, माइनस 32 और 6 कितना हो गया 38। अच्छा 38 में से 20 घटाओ, क्योंकि माइनस के 38 है प्लस के 20 है, कितने बचेंगे माइनस के 18। तो ये भी पहले कितने थे, माइनस के 18। तो आप किसी भी तरीके से सारणिक का मान निकालें समान आएगा। लेकिन ये कौन सा नियम है, सारूस नियम, इसमें आपको प्रसार करने की जरूरत नहीं पड़ी और सवाल कितनी आसानी से हो गया, ठीक है। देखो इस नियम से आप अगर सवाल करते हैं, पक्का है कि छोटा है, आसान है, सारूस नियम है। तो एक बार दोबारा से देखें इसको, जो भी कुछ आपको दे रखा है उसे एज इट इज उतारें सारणिक को, फिर इसके दो कॉलमों को बढ़ा के लिख दें, फिर ऊपर से तीन विकर्ण बनाए, उन तीनों विकर्णों के गुणनफलों का योग लिखें, फिर माइनस करें, फिर नीचे के तीन विकर्ण बनाए और उन तीनों का भी योग कर लें। दोनों का जो अंतर आएगा वही आपके सारणिक का मान होगा। तो ये 3/3 की जो सारणिक है उसका मान ज्ञात करने की विधि थी, ठीक है। आप पहली विधि से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, लिखा नहीं आता पेपर में कि आपको किस विधि से इस सवाल को करना है। समझ में आया, जो भी आपको आसान लगे, जैसे पहले वाला तरीका था वो आसान है तो उससे करें, ये आसान लगता है तो इससे कर लें, ठीक है ना। तो अब आपके ये समझ में आ गया होगा सारूस नियम, है ना। एक बार ध्यान से देख लेना वीडियो को। दूसरा, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सारणिक के उपसारणिक और सैखंड। हालांकि ये टॉपिक हमें 5वीं प्रश्नावली में पढ़ाया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, क्योंकि फिर वहां हम सैखंड के बाद सैखंडज भी सीखेंगे, है ना, इनवर्स मैट्रिक्स सीखेंगे। लेकिन चलो यहाँ पे टॉपिक दे रखा है तो यहाँ पे भी एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर जब 5वीं एक्सरसाइज हम आपको पढ़ाएंगे तब वहां पे भी दोबारा से क्लियर कर देंगे इन चीजों को, ठीक है। चलो तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक खत्म, फिर सारणिकों की मान ज्ञात करना हमने सीख लिया। अब सीखते हैं सारणिक का उपसारणिक, सारणिक का उपसारणिक, ठीक है, तथा सैखंड। सैखंड, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, उपसारणिक और सैखंड। पहले चलो उपसारणिक को डिफाइन करते हैं। उपसारणिक, देखो नाम क्या है इसका, उपसारणिक। उप का मतलब होता है छोटा, तो सारणिक का छोटा रूप क्या कहलाता है, उपसारणिक। समझ में आया, सारणिक का छोटा रूप उपसारणिक कहलाता है। देखो सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं उन सब के लिए उपसारणिक होता है। तो इसका मतलब अगर किसी सारणिक में 4 अवयव है तो उसकी 4 उपसारणिक होंगे। 9 अवयव है, 3/3 की है तो 9 अवयव होंगे, तो उसके भी 9 उपसारणिक बनेंगे। और 1/1 का कोई सारणिक है तो उसका एक ही खुद ही उपसारणिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास उपसारणिक आपको बनानी है ना, तो इसकी परिभाषा क्या है, उपसारणिक कैसे बनाया जाता है। किसी भी अवयव का, अवयव के लिए उपसारणिक लिखी जाती है, किसी भी अवयव का उपसारणिक उस अवयव पर आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाकर प्राप्त की जाती है। समझ में, चलो तो आप एक बार बोर्ड पे देखो, है ना। उपसारणिक के लिए जो हम आपको समझा रहे हैं कि मान के चलो मेरे पास 2, 1, 4 और 3, है ना, रखने की जरूरत नहीं है, समझ ले, फिर समझ में नहीं आती परिभाषा, अगर समझ में नहीं आती तो आप ये समझे उस चीज को कि क्या कहा जा रहा है, फिर उसे अपने शब्दों में डिफाइन कर ले, ठीक है, वही डेफिनेशन हो गई। तो देखो 2, 1, 4, 3, ये 2/2 की एक सारणिक है, इसमें 4 अवयव है, 4 उपसारणिक बनेगी। इसकी कितनी उपसारणिक बनेगी, 4। अगर मैं अवयव 2 की उपसारणिक लिखूं, 2 की उपसारणिक, ठीक है, उपसारणिक, तो मैंने अभी परिभाषा में आपको समझाया
कि इस दो अवयव की उपसारणिक इस पे आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाकर प्राप्त की जाएगी। देखो ये तो हो गई आपकी पंक्ति और ये हो गया आपका स्तंभ, हटा दो। जब आप इन्हें छुपा लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? 3, केवल 3। तो इसकी उपसारणिक हो जाएगी 3 और इसका मान कितना होगा? 3, क्योंकि ये तो 1/1 की है और इसका मान कितना होगा? 3। तो 2 की उपसारणिक होगी 3 और इसका 2 की उपसारणिक का मान होगा 3। ठीक है, क्योंकि ये तो 1/1 की होगी ना सारणिक। समझ में आया? इसी तरह से मैं अवयव 1 की उपसारणिक लिखूं तो कितनी आएगी? अब 1 पर आने वाली रो और कॉलम हटा दो। ये रो हटा दी, ये कॉलम हटा दी, दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई देगा? 4। तो ये 4 उपसारणिक होगी इसकी। इसी तरह से 4 की उपसारणिक कितनी होगी? 4 और हटाओ 1, है ना। और 3 की उपसारणिक कितनी होगी? 2। तो ये उपसारणिक आपको मिलेगी प्रत्येक अवयव के लिए। अब आपके समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कहा परिभाषा में, कि किसी अवयव की उपसारणिक उस अवयव पर आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाकर प्राप्त की जाती है। किसी अवयव ए आई जे की उपसारणिक को कैपिटल ए आई जे से व्यक्त किया जाता है और इसे आई वी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाकर प्राप्त किया जाता है। देखो पहले क्या लिखते हैं? पंक्ति, ठीक है, और फिर क्या लिखते हैं? स्तंभ। ये तो आपने थर्ड एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो कैपिटल, मैंने कहा अवयव स्मॉल ए आई जे यहां लिखते हैं और जो अवयव होता है उसे कैपिटल एबीसीडी से व्यक्त करते हैं। तो सारणिक को भी कैपिटल ए से व्यक्त किया हुआ है। तो किसी भी अवयव की उपसारणिक को कैपिटल ए आई जे से व्यक्त किया जाता है और इसे आईवी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाकर, ठीक है, प्राप्त किया जाता है या फिर लिखा जाता है। तो कहने का मतलब इतना हुआ कि अगर मुझे A23 इसकी उपसारणिक लिखनी है तो इसकी हो जाएगी A23 और इसे प्राप्त कैसे किया जाएगा? दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ को हटा दो। समझ में आया आपके? दूसरी पंक्ति हटा दो, तीसरा स्तंभ हटा दो। अगर मैं इसकी बात करूंगा ना, यहां पर मान के चलो ये होता A11, A12, A21 और A22 और मुझे A12 की ज्ञात करनी थी उपसारणिक, तो इसकी उपसारणिक होती A12 और इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? 12 को हटा के पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा दिया, क्या बचा? A21 इसकी उपसारणिक कहलाएगी। तो उपसारणिक को आप रटे ना, बस केवल समझे। दोबारा से समझा रहा हूं, किसी सारणिक के जितने भी अवयव हो, यानी सारणिक के प्रत्येक अवयव की एक उपसारणिक होती है और प्रत्येक, अगर कोई अवयव ए आई जे है तो उसकी उपसारणिक को कैपिटल ए आई जे से व्यक्त करते हैं और इसे आई वी पंक्ति और जेवे स्तंभ को हटाकर प्राप्त किया जाता है। अगर मैं आपको 3/3 का कोई सारणिक दे दूं और मैं उसकी उपसारणिक पूछूं तो उसके 9 अवयव होते हैं, इसलिए आपको 9 उपसारणिक मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 9 उपसारणिक। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सारणिक ए है 2 3 4 1 0 9, है ना, 2 8 6, ये एक सारणिक है। तो मैं प्रत्येक अवयव की उपसारणिक निकाल सकता हूं, है ना। शॉर्टकट में समझे तो अवयव 9 की उपसारणिक कितनी होगी? 9 की उपसारणिक। अच्छा, ये अवयव 9 जो है वो कहां स्थित है? दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। तो A23 हो गया, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है। तो अब A23 मतलब दूसरी पंक्ति हटा दो जिसमें ये है और स्तंभ हटा दो, क्या बचा बताओ? 2 3 2 8, ये इसकी उपसारणिक होगी। समझ में आया? और इस उपसारणिक का मान कितना होगा? 8 दूनी 16 माइनस 3 दूनी 6, कितना आया? 10। समझ में आया आपके? आप किसी भी अवयव की उठा लो, मान के चलो 8 की भी निकालनी है आपको। अवयव 8 की उपसारणिक क्या होगी? ये रो और कॉलम हटा दो, 2 4 1 9, है ना। तो 2 4 1 9 और इसका मान आप ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि किसी भी अवयव की उपसारणिक को अगर आपको ज्ञात करना है तो वो कैसे ज्ञात होगी? उस अवयव पर आने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाकर, ठीक है। रटना नहीं है, केवल समझना है इसे। आप किसी भी अवयव की उपसारणिक को ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं सहखंड, कि ये सहखंड कैसे ज्ञात करते हैं। सहखंड देखें आप, तो देखो इस सहखंड क्या है। जब आपने उपसारणिक ज्ञात कर लिया, यानी ए आई जे ज्ञात कर लिया, ठीक है, ए आई जे, तो आप सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? सहखंड किसी भी अवयव, वो वापस से वही कंडीशन है कि सारणिक में जितने भी अवयव होते हैं उन सभी के सहखंड लिखे जाते हैं, है ना। और ए आई जे के सहखंड को, स्मॉल ए आई जे के सहखंड को आप एफ आई जे से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? एफ आई जे। ए आई जे आपका उपसारणिक है, एफ आई जे सहखंड है। तो एफ आई जे से व्यक्त किया जाता है,
ठीक है, इससे व्यक्त किया जाता है एफ आई जे से। वापस से सुनो कि सारणी के किसी भी अवयव ए आई जे के सेकंड को एफ आई जे से व्यक्त किया जाता है, जहां एफ आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में ए आई जे। इसका मतलब ये हुआ कि -1 की पावर आई प्लस जे ए आई जे। ए आई जे तो क्या है आपका उप सारणी। तो जब आप सेकंड ज्ञात करेंगे तो उप सारणी का आपको ज्ञात करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सवाल है, एक सारणी है 2 3 4 1 2 3 1 0 3। चलो मैंने यहां माइनस लगा दी। इसकी मुझे क्या ज्ञात करना है, सेकंड ज्ञात करना है। मान के चलो मुझे पहले अवयव का ही सेकंड ज्ञात करना है, तो अवयव 2 का सेकंड क्या लिखेंगे, अवयव 2 का सेकंड। तो अवयव 2 का सेकंड हो गया आपका, आप लिखेंगे एफ, है ना, ये 1 1 ही तो हुआ, ठीक है, F1 1। ये मतलब अवयव अगर मैं इसे A11 मानूं तो इसका सेकंड क्या होगा, एफ आई जे, मतलब आई का मान 1 है, जे का मान 1 है। तो ये कैसे प्राप्त किया जाएगा, पहले तो लिखेंगे -1 की पावर आई का मान 1 प्लस जे का मान भी 1, ठीक है, और फिर उसके बाद ए आई जे लिखेंगे। ए आई जे कैसे ज्ञात करते हैं, इसके ऊपर आने वाली रो और कॉलम को हटाकर। तो कितना बचेगा, 2 -3 0 3। या तो देखो -1 की पावर 1 और 1 2, और -1 की पावर 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ कितना आएगा 3 दूनी 6 -0, कितना आया आंसर 6। अच्छा मैं इसका अगर उपसारणिक निकालता तो भी तो 6 आता है ना। तो अंतर क्या है उपसारणिक और सेकंड में, केवल एक, इस चिन्ह का। अगर आई प्लस जे, देखो सीधा सा अंतर, आई प्लस जे का मान अगर सम है तो उपसारणिक और सेकंड समान आएंगे, यानी पॉजिटिव आएगा मान, ठीक है। लेकिन आई प्लस जे का मान यदि विषम आया, कितना आया विषम, मान के चलो मैंने इसके लिए निकाला, तो ये होता है कौन सा 1 2। तो 1 2 कितना हो गया, 1 और 2 जोड़ के 3, तो -1 की पावर 3 लिखेंगे। तब उपसारणिक और सेकंड का चिन्ह बदल जाएगा। उपसारणिक जो भी होगा ना उसका चिन्ह बदल के आपका सेकंड प्राप्त होगा, समझ में आया। अगर मैं इसका निकालना चाहूं, ये 3 का सेकंड, तो 3 का सेकंड हो गया F1 2, मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, -1 की पावर 1 प्लस 2 लिखेंगे और ये हटा देंगे। क्या हटा देंगे, पहली रो और दूसरा कॉलम, तो पहली रो और दूसरा कॉलम हटा दिया, क्या बचा 1 -3 1 -3 और 1 3। तो ये तो आ गया माइनस का, ये 3 एकम 3 माइनस प्लस 3, तो माइनस के 6। अब देखो इधर ध्यान से, आपको कितना प्राप्त हुआ, -6, ठीक है, समझ में आया। तो सहखंड आपको तब ज्ञात किया जाएगा जब आपको उपसारणिक पता हो। नहीं भी पता हो तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने अभी कहा ना, 2 का सेकंड कितना होगा, -1 की पावर आई प्लस जे। ये याद रखना आपको, ये फॉर्मूला, ठीक है, कि प्रत्येक अवयव ए आई जे के सेकंड को एफ आई जे से व्यक्त करते हैं, जहां एफ आई जे बराबर होता है -1 की पावर आई प्लस जे और ए आई जे। अच्छा ये बार बार लिखने का मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए भी एक तरीका है कि आप एक चीज याद रखें कि जब भी आप चिन्हों को ध्यान से देखेंगे, चिन्हों को, तो मैं 2x2 के चिन्ह दिखाता हूं आपको कैसे हैं। तो कोई भी अगर आपके पास है ना ए बी सी डी, ये आपकी अगर कोई सारणिक है तो इसके चिन्ह कैसे निकालेंगे, सेकंड के लिए इसके चिन्ह क्या होंगे। तो ये 1 1 है तो इसका प्लस होगा, ये 1 2 है इसका माइनस होगा, ये 2 1 है इसका माइनस होगा, इसका प्लस होगा। बोलो समझ में आएंगे। तो ये प्लस, ये माइनस, फिर ये माइनस, ये प्लस, ठीक है। चलो तो अब आपके ये समझ में आ गया सेकंड, है ना। अब एक नया टॉपिक है अपना कि उपसारणिक और सेकंड आपको इसलिए पढ़ाए गए कि इसकी सहायता से आप सारणिक का प्रसार या मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो वो सीखते हैं, सारणिक का प्रसार सीखेंगे। तो देखो सारणिक का प्रसार, सारणिक का प्रसार कैसे ज्ञात करते हैं। तो सारणिक का प्रसार ज्ञात करते हैं। मान के चलो आपके पास एक सारणिक है ना, A11 A12 A13, मैं डिजिट से नहीं इसी से करा रहा हूं, A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ये तो सबके समझ में आ गया। तीसरा अवयव तीसरा अवयव है तो तीसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति 3x3 का अवयव, ठीक है। अच्छा अब इसका मान निकालता है R1 के अनुदिश। अगर मैं इसका ऐसे प्रसार करूं तो सबसे पहले R1 के अनुदिश, है ना, R1 के अनुदिश कैसे प्रसार करेंगे। मैंने कहा ना इसका मान तो हम पहले ही निकाल चुके। A11 लिखेंगे और फिर आने वाली रो और कॉलम को हटा देंगे। तो रो और कॉलम हटा दो, क्या बचेगा A22 A23 A32 और A33।
फिर क्या लिखेंगे माइनस A12, फिर रो और कॉलम हटा दो, क्या बचेगा A21, A23, A31 और A33, फिर प्लस के A13, क्या बचेगा A13 बचेंगे तो A21, A22, A31 और A32। या अच्छा, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो ये क्या है, ये है इस A11 की उप सारणी। क्या है ये A11 की उप सारणी। तो ध्यान से देखना, उप सारणी को किससे व्यक्त करूंगा A11 से, है ना। फिर माइनस का माइनस है A12, ये किसकी उप सारणी है A12, तो मैं A12 लिख दूंगा, समझ में आया। फिर प्लस A13, ये किसकी उप सारणी है A13 की। तो उप सारणी की सहायता से भी आप मान याद कर सकते हैं, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं देखूं A11, ये A11 जो आपका प्राप्त हुआ, इसका सेकंड भी तो F11 ही होगा, सेम। देखो 1 प्लस 1 कितना प्राप्त होगा 11, समझ में आया आपको। फिर माइनस के A12, अच्छा इसका अगर मैं देखूं तो सेकंड प्राप्त होगा इसका कितना 12, कितना प्राप्त होगा 12, है ना। F12 कितना प्राप्त होगा F12, और इसका कितना प्राप्त होगा A13, F13 कितना प्राप्त होगा इसका F13, ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो A12, एक बात जो आपके समझ में आई, A12 है, लेकिन 12 कितना आएगा, 1 और 2 कितना हो गए 3, और 3 कैसा होता है विषम, विषम है तो इसका सेकंड कैसा होगा माइनस का होगा, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस, समझ में आया। तो अगर मैं बात करूं इसकी, ये तो आपका जो प्रसार है वो उप सारणी की सहायता से, और ये सेकंड की, बस चिन्ह का फर्क हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड की सहायता से, ये उप सारणी की सहायता से। ये तो था चलो R1 के अनुदिश। अगर मैं C1 के अनुदिश प्रसार करूं, C1 के अनुदिश, आप किसी के भी अनुदिश करें प्रसार, है ना, आंसर सेम आता है, लेकिन जब आप प्रसार करते हैं तो ये देख लेते हैं कि किसी रो में कितने जीरो हैं या किसी कॉलम में कितने जीरो हैं। जितने ज्यादा जीरो होंगे प्रसार करना उतना आसान रहेगा, ठीक है। कैसे, एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे, लेकिन अभी पहले देखें कि C1 के अनुदिश में कैसे प्रसार करूं। तो C1 के 3 अवयव हैं, ये 3 अवयव, ठीक है। चलो, तो 3 अवयव है A11, A21, A31। तो देखो C1 के अनुदिश प्रसार करेंगे तो क्या लिखेंगे A11, और फिर इसकी उप सारणी का एज इट इज लिख देंगे A22, A23, फिर A32 और A33, फिर ठीक है। अब ये प्लस का है तो ये कैसा आएगा माइनस का, ठीक है। और फिर लिखेंगे A21, और फिर वापस से लिख देंगे, इस पर रो और कॉलम हटा देंगे तो A12, और ये A13, फिर A32 और A33, और लास्ट लिखेंगे आप प्लस A31। अब तीसरी रो और पहला कॉलम हटा दो, देखो इस पे लिखा है तीसरी रो पहला कॉलम हटा दो, तो तीसरी रो पहला कॉलम हटा दिया, A12, A13, A22 और A23। या अब ध्यान से देखें तो A11 ये क्या है, वापस से कैपिटल A11 उपसारणी, माइनस के A21 ये किसकी उपसारणी के A21 की, और प्लस की A31, और ये किसकी उपसारणी के A31 की। लेकिन जब मैं इसका सेकंड की सहायता से लिखूंगा F11, अब ये 2 और 1 3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस A21 और प्लस के A31 कैपिटल A31। अच्छा, इस सारणी को ना कभी कभी डेल्टा से भी व्यक्त कर लेते हैं, डेल्टा का मतलब भी सारणी की, ठीक है। सारणी के मान को डेल्टा लिखते हैं, तो डेल्टा भी आप लिख सकते हैं। तो डेल्टा आपको प्राप्त हो गया, यानी सारणी का मान पता चल गया, ठीक है। चलो, तो अब मैं आपको एक और बात समझाऊं, तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि जब किसी अवयव को लिखा जाता है तो उसी का क्या लिखा जाता है उपसारणी, और उसी का क्या लिखा जाता है सेकंड, तभी जाके आपको डेल्टा यानी सारणी का मान प्राप्त होता है, ठीक है। A11 A11, A12 A12, अगर यहाँ A11 ले लिया और उपसारणी मैंने किसी और अवयव की ले ली तो फिर उसका मान ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप सारणी का मान ज्ञात करेंगे तो ये बात ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप मान ज्ञात कर सकते हैं, सेम आ रहे हैं तो ये सेम आपको लिखने हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके हो गए सारणी का प्रसार। आप किसी भी तरीके से प्रसार करें सेम। तो इसके चिन्ह मैंने अभी कहा ना, ये प्लस का है 1 1 है, तो ये 1 2 है तो ये क्या आएगा माइनस का, ये प्लस का, फिर ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, फिर ये 3 और 1 4 प्लस, 3 2 5 माइनस, ये 3 और 3 6 प्लस। तो चिन्ह हो गए इसके प्लस माइनस प्लस, फिर उसके बाद देखो क्रम से चलते जाओ, प्लस माइनस प्लस, फिर क्या आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस।
तो ये चिन्ह हो गए 3/3, 2/2 के समझाएगी, ये 3/3 के चिन्ह हो गए। तो आप इन चिन्हों को सीधा भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रसार करते हैं तो इन चिन्हों को देखें, पहला अवयव प्लस का है तो प्लस का है, दूसरा माइनस का है तो माइनस का है, तीसरा प्लस का है तो प्लस का है, सीधा प्रसार हो जाता है। और वो होता किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। किसकी वजह से? सेकंड की वजह से। समझ में आया? सेकंड क्या होता है? -1 की पावर i प्लस जे ए आई जी, ठीक है, वो सेकंड होता है। चलो, तो अब आपने ये सारणी के प्रसार सीख लिया। अब आपकी जो प्रश्नावली 4.1 है वो आपसे हो जानी चाहिए, ठीक है। आप इसे करके देखें, एक बार ध्यान से समझें, और फिर उसके बाद हम इस सारणी की गुणधर्म पढ़ेंगे, यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी? डिटर्मिनेंट्स की। और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल उसी में से आता है, ठीक है। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे जब आप करेंगे तो आपको प्रसार आना जरूरी है, क्योंकि उस सवाल को करने के बाद आपका प्रसार होना जरूरी होगा। तो वो आपको बाद में सीखेंगे हम सारणी के, लेकिन आप प्रश्नावली 4.1 जरूर कर लें, प्रश्नावली 4.1, ठीक है। एक बार देखें, करें, अगर समझ में नहीं आती है तो फिर आप टिक लगा लें, है ना, और फिर बाद में उन सारी चीजों को पूछ लेंगे। अभी हम 4.1 प्रश्नावली आप खुद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, ट्राई करके देखें। फिर भी मैं देख लेता हूँ, 1-2 सवाल होंगे तो आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलो।